So good morning everyone. Welcome back once again on this online and offline platform of Inspiration Study Circle. तो हम लोगों ने आपको जैसे पता है वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में स्टार्ट किया है यूरोप कॉन्टिनेंट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रीजनल ज्योग्राफी में हम लोग कॉन्टिनेंट्स का स्टडी कर रहे हैं और हमने लास्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट किया था। देन वी आर स्टडिंग दी यूरोप कॉन्टिनेंट और यूरोप में आई थिंक एक क्लास हुई थी आपकी यूरोप कॉन्टिनेंट। लास्ट क्लास जो आपकी हुई थी वो यूरोप कॉन्टिनेंट की ही हुई थी। तो यूरोप कॉन्टिनेंट को हम स्टडी कर रहे हैं, एक बार फिर से देखते हैं यूरोप। देयर आर न्यू एडमिशंस आल्सो। सो यूरोप कॉन्टिनेंट को एक बार फिर से देखते हैं, इसको रिकैप करते हैं, आप लोगों का रिवीजन भी होगा क्या क्या चीजें हमने इसमें देखी थी और किस तरह से हमें यूरोप को स्टडी करना है, सो दैट इन केस कोई क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आता है मैपिंग के रिलेटेड या फिर किसी कंट्री को लेकर रिलेटेड, तो आप उसके संबंध में प्रश्न को सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाए। सो वी आर स्टडिंग यूरोप। ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपका ये पार्ट है रीजनल ज्योग्राफी, जिसमें आप देखते हैं क्षेत्रीय भूगोल, और उसमें आप अध्ययन कर रहे हैं किस महाद्वीप का? यूरोप का। यूरोप के बारे में हमने एक बात जानी थी कि यूरोप महाद्वीप कैसा महाद्वीप है? यूरोप दुनिया का सबसे ज्यादा विकसित महाद्वीप है। इट इज दी मोस्ट डेवलप्ड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। यूरोप कैसा है? सबसे ज्यादा विकसित है। विकसित है, साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं यूरोप इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। भाई सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारे पास? एशिया। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और सेकेंड स्मॉलेस्ट कौन सा है? यूरोप। तो ये सेकेंड स्मॉलेस्ट भी है एरिया वाइज। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि यूरोप कॉन्टिनेंट जो है सेकेंड स्मॉलेस्ट के साथ साथ पॉपुलेशन के टर्म्स में हम देखें तो आफ्टर एशिया एंड अफ्रीका यूरोप कम्स इन थर्ड नंबर। एशिया और अफ्रीका के बाद यूरोप पॉपुलेशन में किस नंबर पे आता है? थर्ड नंबर पे। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एरिया वाइज ये किस नंबर पे आएगा? सिक्स्थ। एरिया वाइज किस नंबर पे आएगा? सिक्स्थ। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देन अंटार्कटिका, और सिक्स नंबर पे आपका यूरोप, सेवेंथ पे ऑस्ट्रेलिया। तो छोटे कॉन्टिनेंट्स में ये सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, उससे थोड़ा ही बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज देखें तो एशिया और अफ्रीका के बाद ये पॉपुलेशन वाइज किस नंबर पे आता है? थर्ड नंबर पे। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अगर हम इसको फिजिकल ज्योग्राफी के परिप्रेक्ष्य में देखें, हमने टेक्टोनिक प्लेट्स का अध्ययन किया था, जियोमॉर्फोलॉजी हमने पढ़ा था। तो जब हम टेक्टोनिक प्लेट्स की दृष्टि से देखते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी की दृष्टि से देखते हैं, तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, हमने मेजर और माइनर प्लेट्स को स्टडी किया था। एक मेजर हमने प्लेट पढ़ी थी यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट पढ़ी थी? यूरेशियन प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट। और उसी यूरेशियन प्लेट पे आपको दो कॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एशिया, और ये कौन सा है? यूरोप। तो एशिया और यूरोप एक ही प्लेट पे लाई करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरेशियन प्लेट। और इसलिए इसे कंबाइंड टर्म में हम क्या बोलते हैं? यूरेशिया। क्या बोलते हैं? यूरेशिया। ये भी आपको पता है, दिस इज कॉल्ड यूरेशिया कंबाइंडली। अब आगे देखिएगा, हमने पिछली क्लासेस में बात की थी कि यूरोप का हम बोलते हैं पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलाज। ये भी एक टर्म समझी थी हमने, पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलाज। क्या होता है पेनिनसुला? A landmass that is surrounded by water from three sides. For example, India is also a peninsula because हमारा जो southern part है that is surrounded by water from three sides. We have Arabian Sea here, we have Bay of Bengal, we have Indian Ocean. Similarly, जब हम बात करते हैं यूरोप की, तो यूरोप को बोलते हैं पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास। और इसका मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन कौन सी वाटर बॉडी इसको अलग अलग डायरेक्शन से कवर करती है। तो सबसे पीछे बेटे आप बताइएगा, मैं आपको मार्किंग करके दे रहा हूं। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? ऊपर नॉर्थ पे आर्कटिक ओशन। वेरी गुड, आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन, ये हमें याद है, आर्कटिक ओशन। साउथ में हम देखें तो यूरोप में, मतलब अगर हम सदर्न हिस्से में देखें, आप बताइए मैडम कौन सा ओशन आता है या कौन सा सी आता है? आप आई थी लास्ट क्लास में? नहीं आई थी, आप बताइए। थर्ड नंबर पे, थर्ड भूमध्य सागर। वेरी गुड, मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी। नेक्स्ट, अगर हम इस तरफ देखें तो आप बताइए, आपको पता है इस तरफ क्या है? वेस्टवर्ड यूरोप के
एंटार्क्टिक, एंटार्क्टिक आएगा इधर। अटलांटिक, कौन सा है? अटलांटिक, अटलांटिक ओशन। याद आ रहा है नहीं आ रहा? यूरोप के नॉर्थ में क्या था? आर्कटिक ओशन। यूरोप के वेस्ट में क्या था? अटलांटिक ओशन। यूरोप के साउथ में क्या है? मेडिटेरेनियन सी। लेकिन ये हिस्सा जो यूरोप का है, ये जमीनी भाग से कनेक्ट है। और ये किस भाग से कनेक्ट है? एशिया। कौन सा भाग है ये? एशिया। तो यानी कि यूरोप कैसी जमीन हो गई? यूरोप एक ऐसा लैंडमास हो गया जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और वो कौन कौन सा एरिया हो गया? आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी। इसीलिए यूरोप को क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप। तो यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जो प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप उस भूमि को कहा जाता है जो भूमि तीन तरफ से जल से घिरी होती है। यूरोप के उत्तर में, यूरोप के पश्चिम में और यूरोप के दक्षिण में, तीनों तरफ जल राशि देखने को मिल रही है। ऊपर भी एक महासागर है, पश्चिम में भी एक महासागर है, नीचे एक समुद्र है। जबकि यूरोप का पूर्वी हिस्सा एशिया से जुड़ा हुआ है, लैंड मास से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं भावना मैम, यूरोप के किस साइड में हमें अफ्रीका देखने को मिलेगा? अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, बिल्कुल सही। नीचे, नीचे क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। तो बीच में क्या है? बीच में कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। क्या है? भूमध्य सागर। और मैंने आपको बताया था, अगर हमें अटलांटिक ओशन से भूमध्य सागर जाना है या भूमध्य सागर से अटलांटिक ओशन जाना है, तो वहां पर एक स्ट्रेट पड़ती है, भूमध्य सागर की कुंजी। किसे कहा जाता है भूमध्य सागर की कुंजी? किसी को आइडिया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? सीमा जी, रोजी, डेल, किसको कहा जाता है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। किसे कहा जाता है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। वहीं से सेपरेट भी होता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट यूरोप से। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। हमने पढ़ा था ना मोरक्को, अल्जीरिया, जो नदन कंट्रीज थी, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट जैसी कंट्रीज। ठीक है ना। और ऊपर की साइड आपने क्या देखा है? स्पेन, पुर्तगाल, जो कि यूरोपियन कंट्रीज है। याद रहेगा? चलिए, इतना सब कुछ आपको याद है? क्लियर हो गया इतना? आप तो मैम न्यू है, आपको समझ में आ रहा है क्या क्या है? कुछ आइडिया है आपको? अच्छा अच्छा, तो आपको इसका अभी कोई वो नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है वर्ल्ड ज्योग्राफी ना? ठीक है, तो आप समझते हुए चलिए क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यूरोप कॉन्टिनेंट हम स्टडी कर रहे हैं। यूरोप के नॉर्थ में आर्कटिक ओशन हो गया, यूरोप के साउथ में, ध्यान रखना है आपको, क्या है? मेडिटेरेनियन सी। और यूरोप के वेस्ट में क्या है आपका? अटलांटिक ओशन। इतनी बात क्लियर हो गई थी। अब हमने बोला यूरोप ईस्ट वर्ड्स किससे कनेक्टेड है? एशिया से। तो हम कैसे एशिया से यूरोप को सेपरेट करते हैं? एशिया को यूरोप से सेपरेट करने के लिए हमारे पास, हम देखते हैं, देयर आर सर्टेन माउंटेन्स, माउंटेन रेंजेस, एज वेल एज कुछ वाटर बॉडीज हैं। तो सबसे पहले मैम आप बताइए, कौन सा माउंटेन यूरोप और एशिया को सेपरेट करता है? वेरी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। यूराल माउंटेन्स। ओके, ठीक है। यूराल माउंटेन कहां पर है? यूरोप और एशिया के बीच में कौन सी कंट्री है वो? ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री भी है वो, रशिया। रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया इन द वर्ल्ड। ठीक है, रशिया पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। और रशिया एशिया महाद्वीप का भी सबसे बड़ा देश है। जब हमने एशिया पढ़ा था तो हमने देखा था एशिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन है? रूस। और सबसे छोटा देश क्या है? मालदीव्स। वही मालदीव्स जिसके साथ भारत का तनाव चल रहा है आजकल। दूसरा, जब हम बात करते हैं यूरोप देश की, यूरोप महादेश की, यानी यूरोप कॉन्टिनेंट की, तो यूरोप का भी सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया। यूरोप का भी सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया। और सबसे छोटा कौन सा है? वेटिकन सिटी। सबसे छोटा कौन सा है? वेटिकन। तो यूरोप में हम जानते हैं लार्जेस्ट कंट्री यूरोप की है रशिया, रशियन फेडरेशन है उसका असली नाम। और सबसे छोटी कौन सी है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो क्रिश्चियनिटी, आप जानते हैं, जो रोमन कैथोलिक है, कैथोलिक्स जो होते हैं, क्रिश्चियनिटी का एक बहुत ही बड़ा रिलीजियस साइट है। ठीक है, पोप निवास करते हैं यहां पर। तो ध्यान रखना है आपको यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं यूरोप एशिया से कैसे अलग होता है। तो क्या क्या तरीके हैं? मैडम ने बोला पहला, यूराल माउंटेन्स। क्या बोला? यूराल पर्वत, यूराल माउंटेन्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही है। यूराल पर्वत से यूरोप और एशिया अलग हो जाता है। इनफैक्ट रशिया के दो हिस्से हो जाते हैं। राम बहादुर जी आ गए, एक सेकेंड।
हाँ जी, मैंने आपको ऐड कर दिया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पहली चीज क्या हो गई? यूराल माउंटेन्स। हाँ भाई पीछे। दूसरा और क्या था? कॉकेशियस माउंटेन्स। बहुत बढ़िया, कॉकेशियस माउंटेन्स। और कैस्पियन सी। बहुत बढ़िया। वाटर बॉडी में हम क्या देख रहे हैं? कैस्पियन सी और ब्लैक सी। और क्या है? ब्लैक सी। ब्लैक सी देख पा रहे हैं? इनको लोकेट भी करना है एटलस में। वैसे एशिया जब हमने पढ़ा था तो मार्क कर लिया था, एक बार दोबारा देखना है इनको। तो हम देख रहे हैं देयर इज अ माउंटेन रेंज, इट इज कॉल्ड यूराल माउंटेन्स। और यूराल माउंटेन्स आज क्या एशिया महाद्वीप पढ़ा रहे हैं क्या सर? जी? सर आज एशिया महाद्वीप पढ़ा रहे हैं क्या सर? यूरोप, यूरोप, ओके ओके। यूरोप महाद्वीप। तो हम देख रहे हैं यूराल माउंटेन्स जो है वो बीचों बीच है। कहां देख पा रहे हैं आप? रशिया को उसने डिवाइड कर दिया है बिटवीन टू पार्ट्स, द एशियन रशिया एंड द यूरोपियन रशिया। एंड द कैपिटल ऑफ रशिया इज मॉस्को। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। तो रशिया एक ऐसा देश है जो कि एशिया में भी आता है, जो कि यूरोप में भी आता है। रशिया का ज्यादा क्षेत्र, एरिया जो है इसका, लैंड एरिया इसका लगभग 75 से 78% किस में आता है? एशिया में आता है। कहां आता है? एशिया में। बाकी हिस्सा कहां आता है इसका? यूरोप में। बाकी हिस्सा कहां है इसका? यूरोप में। लेकिन रशिया की ज्यादातर आबादी जिस हिस्से में रहती है वो हिस्सा कौन सा वाला? इसका यूरोप वाला हिस्सा। इसकी राजधानी भी क्या है? मॉस्को। और वो भी कहां पर है? यूरोप वाली साइड। तो रशिया एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, अंतर महाद्वीपीय देश है, जो कि दो दो महाद्वीपों में विस्तारित है। तो एटलस ओपन कीजिए और रशिया में लोकेट कीजिए जरा यूराल माउंटेन्स। फटाफट से देखिए यूराल माउंटेन्स कहां पर है, देखिए फटाफट। काकेशियस माउंटेन्स को भी ढूंढिएगा। देखिए फटाफट से। इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो यूरोप कॉन्टिनेंट दुनिया के सबसे विकसित महाद्वीपों में से एक महाद्वीप है। यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? रशिया। कौन सी है? रशिया। लेकिन रशिया के बाद हम देखें तो कौन सी कंट्री पढ़ी थी हमने? यूक्रेन। कौन सी पढ़ी थी? यूक्रेन। और यूक्रेन के बाद यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री है फ्रांस। ठीक है? तो आपको तो पहले ध्यान रखना है रशिया के बारे में। और रशिया के बारे में आपको मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई है कि रशिया दो दो कॉन्टिनेंट्स में एक्सपेंडेड है। और रशिया का जो पार्ट है साइबेरिया वाला, वो तो एशियन पार्ट हो गया, और इधर वाला जो पार्ट है वेस्टर्न पार्ट, वो यूरोप में आता है। और वहीं पर कैपिटल उसकी है, उसके इंपॉर्टेंट सिटीज इनफैक्ट वहीं पर है, सेंट पीटर्सबर्ग, उफा, जितने भी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं आप देखिएगा आसपास आपको देखने को मिलेंगे। एंड मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया। गॉट इट? ठीक है। वेटिकन सिटी की बात कर रहे थे, तो वेटिकन सिटी स्मॉलेस्ट कंट्री है, जो कि कहां देखने को मिलेगी हमें? रोम में। कहां देखने को मिलेगी? रोम। और रोम आपने सुना होगा, रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली। रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली। इटली इज एन इंपॉर्टेंट कंट्री इन सदर्न यूरोप। दक्षिणी यूरोप में इटली और ग्रीस जो दो इंपॉर्टेंट देश हैं। तो इटली आप देख पा रहे हैं, इटली इंपॉर्टेंट कंट्री है। इटली की राजधानी है रोम, और रोम के अंदर एक देश है, देश के अंदर राजधानी, और राजधानी के अंदर देश, जिसका नाम है वेटिकन सिटी। अराउंड 1000 के करीब यहाँ पे पॉपुलेशन है ना, बहुत ही कम इसका एरिया है। और ये दुनिया का सबसे छोटा देश भी है, और यूरोप का भी सबसे छोटा देश है। ये बात आप समझ रहे हैं? इतनी बात क्लियर हो गई? तो आपको यूरोप की जो है उसकी डायरेक्शन, उसके नेबरिंग जो भी वाटर बॉडीज हैं वो समझ में आ गई है। यूरोप का लैंड मास कहां पर है, किस तरह से पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज कहां पर स्टैंड करता है वर्ल्ड में, ये भी आपको बात समझ में आ गई। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? इसके बाद हम जब यूरोप को स्टडी कर रहे थे तो आगे हम बढ़ रहे हैं यूरोप में, और हमने देखा था कि यूरोप के अंदर हम रीजनली जाएं तो अराउंड वहां पर यूरोप में 50 कंट्रीज
51 सोवरिन कंट्रीज बताई जाती हैं जो कि वहां पर है। कुछ कुछ एरिया ऐसे हैं जो कि कैसे हैं, कुछ कंट्रीज जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल है, जैसे कजाकिस्तान भी आपने देखा था, जैसे अर्मेनिया, अजरबैजान जैसे देश आप देख रहे हैं, जैसे रशिया जैसा आप देश देख रहे हैं। अब यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज को आपको स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन यूरोप को स्टडी कैसे हम करेंगे? हमने देखा था यूरोप का जो नॉर्दर्न पार्ट है, यहां पर हमने कुछ आपको बताए थे इंपॉर्टेंट पेनिनसुलास। मैंने बोला यूरोप इज द पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास। यूरोप प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप है। कुछ प्रायद्वीप जैसे कोला प्रायद्वीप की बात की थी हमने, जैसे क्रीमियन प्रायद्वीप की बात की थी, क्रीमिया पेनिनसुला, कोला पेनिनसुला, आइबेरियन पेनिनसुला, जटलैंड पेनिनसुला, इस तरह से स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। बहुत सारे पेनिनसुला है यूरोप के अंदर। पेनिनसुला मतलब प्रायद्वीप, ऐसी जमीन जिसके 3 तरफ से पानी है, जो कि लैंड, जिससे कि वाटर से घिरी हुई है 3 साइड से। अब इन्हीं क्रम में हमने कुछ पेनिनसुला की बात की थी, जैसे सबसे पहले स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। कौन सा? स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। अब स्कैंडिनेविया की जब हम बात करते हैं तो हमें समझना है कि कौन कौन सी कंट्रीज इसके अंदर हमने देखी थी। जो पेनिनसुला आप बेसिकली देखें तो आपको यहां पर कंट्री दिखी थी स्कैंडिनेविया जो है, यहां पे कंट्रीज क्या थी? नॉर्वे, नॉर्वे एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, स्वीडन, फिर हमने देखा एक फिनलैंड, इसके अलावा डेनमार्क, और हमने पढ़ी आइसलैंड। याद है कि भूल गए? ये 5 कंट्रीज याद है कि नहीं है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। अच्छा, डेनमार्क की आप समझ रहे हैं, डेनमार्क कंट्री इंपॉर्टेंट कंट्री है। यही कंट्री एक पेनिनसुला पे लोकेट करती है। बोलेगा कोई नहीं, मैं जिससे पूछूंगा केवल वो बोलेगा। डेनमार्क कंट्री, मैंने बताया था, एक जैसे हमारा अंगूठा होता है ना, थंब की तरह ऊपर की तरफ। बताइए कौन सा वो पेनिनसुला है जिसमें लोकेट करती है? कौन बताएगा? हाँ, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आपने पढ़ी थी, फिर आपने डेनमार्क देखा था, और एक आपने क्या देखा था? आइसलैंड देखा था। आइसलैंड याद है? अच्छा, ग्रीनलैंड के ऊपर किसका कंट्रोल है? डेनमार्क का। ग्रीनलैंड क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। क्या आइसलैंड नहीं, आइसलैंड कंट्री, आइलैंड है। क्या है बच्चे? आइलैंड है। तो कौन सा पेनिनसुला देखा था आपने यहाँ पे? जटलैंड पेनिनसुला। कौन सा देखा था? जटलैंड पेनिनसुला। जटलैंड पेनिनसुला पे डेनमार्क, कुछ पार्ट जर्मनी का भी आता है, लेकिन मेनली कौन सा आ गया यहाँ पर? डेनमार्क कंट्री। ध्यान रखना है, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रहेगी बात। इसको अब हम देखते हैं एटलस में, है ना, मतलब मैप में देखते हैं, जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वापस चलते हैं हम अपने मैपिंग वाले पार्ट में। आप लोग अपनी एटलस भी ओपन रखिएगा और साथ ही साथ उसको मैप भी करते जाइएगा। नॉर्वे की कैपिटल ऑस्लो, स्वीडन की स्टॉकहोम, फिर फिनलैंड की हेलेंस्की, फिर आपकी डेनमार्क की कोपेनहेगन, आइसलैंड की रेकेविक, रिजविक बोलते हैं, रेकेविक प्रोनाउंसिएशन है उसका सही। तो हम लोग यही पढ़ रहे हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट। ध्यान से देखते हुए चलिएगा, अपनी एटलस में भी मार्क करते हुए रखिएगा। यूरोप इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास। हमने आपको बताया यूरोप को अक्सर पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। ये बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है। अब पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। ये बात भी क्लियर है, पेनिनसुला वो पीस ऑफ लैंड है जो कि 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। इट इज रफली 3 टाइम्स द साइज ऑफ इंडिया, यानी लगभग 3 गुना है यूरोप भारत के साइज का, लेकिन चीन से थोड़ा छोटा है। यूरोप इज द सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ये आपको बता दिया कि सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? अभी तो बताया था ऑस्ट्रेलिया। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ये सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, द स्मॉलेस्ट बीइंग ऑस्ट्रेलिया। सबसे स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया है। इट्स एरिया इंक्लूडेड द आइलैंड्स अराउंड द कोस्ट इज अबाउट 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के लगभग
इसका एरिया है और बहुत सारे आइलैंड्स भी आपको देखने को यहां पर मिलते हैं। अब नेक्स्ट बात हमने की लोकेशन ऑफ यूरोप। तो यूरोप की लोकेशन हम देख पा रहे हैं, यूरोप की लोकेशन कहां पर है, कैसे है। अ लार्ज पार्ट लाइज इन द टेम्परेट जोन एंड इट स्ट्रेचेस फ्रॉम 35 डिग्री नॉर्थ टू 80 डिग्री नॉर्थर्न लैटिट्यूड। तो आप देख रहे हैं जो ऊपर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की हम बात करते हैं, तो वो किसके पास है, पोल के पास है, नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव के पास है, ठंडा क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, ठंडा क्षेत्र है। तो इसका एक्सटेंशन आप देख पा रहे हैं। आपको याद होगा कि हमने देख पढ़ा था इक्वेटर, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कहां से गुजर रही थी, एशिया से भी गुजर रही है, एशिया के नीचे वाले हिस्सों में इंडोनेशिया, मलेशिया और अफ्रीका के बीचों बीच से। अफ्रीका मतलब अफ्रीका में तो तीनों ही गुजरती है। और ऊपर ऊपर हम गए थे भूमध्य रेखा के उत्तर की तरफ गए थे, तो कौन सी रेखा आई थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो भारत से भी गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ये आपने भारत के भूगोल में पढ़ा था। और फिर ऊपर ऊपर आप जाते रहेंगे तो आप देखेंगे लगातार स्थिति ऊपर जा रही है। अब यूरोप की स्थिति देखिए, यूरोप शुरू कहां से हो रहा है, 35 डिग्री नॉर्थ, यानी इसका जो दक्षिणी हिस्सा भी है वो भी कहां से शुरू हो रहा है 35, जबकि वो आपकी होती है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 से बिल्कुल ऊपर 35 डिग्री नॉर्थ। यहां से शुरू होकर ऊपर कहां तक जा रहा है, उत्तर में 80 डिग्री नॉर्थ। तो आप देख रहे हो कैसे जोन में आ रहा है, पूरा टेम्परेट जोन में। कैसे जोन में आ रहा है ये, टेम्परेट जोन में। टेम्परेट यानी शीतोष्ण जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, इस तरह से आपका और शीत क्षेत्र तक ऊपर बढ़ रहा है। लॉन्गिट्यूडनली आप देखिए तो आपको बताया था एक रेखा होती है ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी, प्रधान मध्यांतर रेखा या याम्योत्तर रेखा। याम्योत्तर रेखा जो होती है वही वो रेखा है जो कि क्या है, लंदन के बीचों बीच से पास होती है। हमने पढ़ा था, पूरा टाइम भी देखा था हमने कैसे निकाला जाता है, और उसका वेस्ट और उसका ईस्ट हिसाब से हम देखते हैं। हम इंडिया, इंडिया कहां आता है, उसके ईस्ट में आता है, वेस्ट में आता है, सबसे पीछे। याम्योत्तर रेखा के इंडिया ईस्ट में आएगा, वेस्ट में आएगा, ईस्ट में आएगा। तो हमारा समय लंदन के समय से या ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम यूरोप को इस दृष्टि से देखें कि वो किस गोलार्ध में आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, यूरोप नॉर्दर्न में आता है, सदर्न में आता है, नॉर्दर्न में, पूरा का पूरा नॉर्थ में है, क्योंकि भूमध्य रेखा से तो बहुत ऊपर है वो। आ गई बात समझ में, कर्क रेखा से भी ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं। दूसरी बात, यूरोप में अगर मैं बात करूं कि यूरोप पश्चिमी गोलार्ध में आता है कि पूर्वी गोलार्ध में आता है, ये भी आपको समझाया था राम बहादुर जी। यूरोप पश्चिमी गोलार्ध में आता है कि पूर्वी गोलार्ध में आता है, पश्चिमी सर। पूरा पश्चिमी गोलार्ध में आता है। नहीं सर, पूरा नहीं आता। अधिकांश भाग किस में आता है इसका, और पूर्वी में सर। पूर्वी गोलार्ध में। अधिकांश भाग किस में आएगा, पूर्वी गोलार्ध में। पूर्वी पश्चिमी किस आधार पर डिसाइड होता है, बीच में मैम, पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध होता है। गोला मतलब ये पृथ्वी है, ये इसको मैंने 2 भाग में डिवाइड कर दिया, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। ये कैसे डिसाइड होता है भाई, ये तो आपको पता है इक्वेटर से डिसाइड होता है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध। इस दृष्टि से तो यूरोप विषुवत रेखा से काफी ऊपर है, समझ रहे हैं ना। विषुवत रेखा 0 डिग्री है और यूरोप तो शुरू कहां से हो रहा है, यूरोप स्टार्ट हो रहा है 35 डिग्री नॉर्थ से, तो ये तो ऊपर हो गया। लेकिन हम बात करें अगर इस दृष्टि से वर्टिकली अगर हम डिवाइड करें अर्थ को, इमेजिनरी लाइन है ऑब्वियस सी बात है, तो बताइए कौन सी लाइन है ये, जीएमटी। और ये जीएमटी रेखा जो 0 डिग्री है ये कहां से गुजरती है, यूरोप का ही तो देश है, यूनाइटेड किंगडम। यूके कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या है, लंदन। लंदन के निकट ग्रीनविच जो है वहां से गुजर रही है रेखा। तो जो हिस्सा इधर का तरफ हो गया वो आ गया पश्चिमी में, और बाकी सारा यूरोप का ज्यादातर हिस्सा किसमें आ गया, पूर्वी गोलार्ध। तो यही तो बात लिखी है कि यूरोप लॉन्गिट्यूडली स्ट्रेच करता है 10 डिग्री वेस्ट से 60 डिग्री ईस्ट। तो 10 डिग्री वेस्ट मतलब ये 0 डिग्री, 0 से 5 और 10, इतना तो यूरोप यहां आ गया। और बाकी 60 डिग्री तक कहां जा रहा है, वो कहां जा रहा है, पूर्वी में। आ रही है बात समझ में, क्या बोल रहा हूं मैं। ये जीएमटी बिल्कुल लंदन से पास हो रही है। अब लंदन देख लो, लंदन के पीछे का जितना यूरोप है वो किस में आ जाएगा, पश्चिमी में, पश्चिमी गोलार्ध में। और लंदन और उसके आगे का जितना यूरोप है, ज्यादातर यूरोप का हिस्सा तो इसी साइड है, वो किस में आ जाएगा, पूर्वी में। आ गई बात समझ में, क्या अभी भी नहीं आई। ये देखिए, ये है ना लाइन, ये है यूरोप का नक्शा, और यूरोप के नक्शे में ये 0 डिग्री,
कहां से गुजरेगा, ये है लंदन का एरिया, ऐसे लाइन जा रही है। अब देखो बाकी सारा यूरोप तो इस तरफ पड़ गया ना, लेकिन यूरोप के कुछ हिस्से जैसे ये सब आप देख रहे हो, ये किस में आ गया, ये वेस्ट साइड हो गया। तो कुछ हिस्सा इसका आ गया पश्चिमी में और बाकी सारा किस में आ गया, पूर्वी गोलार्ध। आ गई बात समझ में। तो ये यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल लंदन, वहां से पास होती है ये लाइन, याद रहेगी बात। तो यही बात लिखी है। और यूरोप में ये जो मेडिटेरेनियन है लाइन जो है, ये यूके, फ्रांस और स्पेन से पास हो रही है। तो आप देख रहे हो यूके, फ्रांस और स्पेन, यही 3 देश है। बाकी इधर का हिस्सा रह गया और बाकी फिर चली जाएगी कहां, अफ्रीका। फिर फ्रांस कहां भी चली सर, जाएगी, अफ्रीका आ गया। फ्रांस भी पूरा नहीं है सर। क्या फ्रांस बोल, भी सर पूरा नहीं है। हाँ फ्रांस फ्रांस पूरा नहीं है, भी कट गया वो हिस्सा, जितना उधर आ गया पश्चिम में, इधर आ गया पूरब में। आ गई बात समझ में। इसे क्या बोलते हैं आप, जीएमटी। क्या बोलते हैं, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। सर ग्रीनविच क्या है, ग्रीनविच एक शहर है लंदन के पास, वहां से रेखा गुजरती है, तो इसको जीएमटी रेखा कहा जाता है। आ गई ना बात समझ में, अब क्लियर हो गया। चलिए, तो यही बात लिखी है कि भाई यूरोप में यूके, फ्रांस और स्पेन, ये 3 देश हैं, यूके, फ्रांस और स्पेन, इनसे पास होती है, और बाकी ये अफ्रीकन देशों से पास होती है। उसके बाद नीचे सीधा क्या है, यूरोप के नीचे क्या आ गया, अफ्रीका आ गया, अफ्रीका निकल जाती है। इसके बाद इन द नॉर्थ थ्रू इट स्ट्रेचेस इनटू द आर्कटिक सर्कल, द वार्म गल्फ स्ट्रीम कीप्स द पोर्ट्स आइस फ्री। तो एक वार्म गल्फ स्ट्रीम क्या करती है, इसके पोर्ट्स को आइस फ्री रखती है। वरना आप देखते हो ऊपर का जितना भी हिस्सा है वो फ्रिजिड है, ठंडा है बहुत ज्यादा, और ठंडा होगा तो समुद्र क्या होगा, जम जाएगा। जम जाएगा तो इन कोस्ट लाइन का कोई फायदा ही नहीं होगा, शिप वगैरह कैसे आएंगे, दिक्कत होगी। तो एक वार्म गल्फ स्ट्रीम है, वो इस एरिया को, इस रीजन को, इनका जो वाटर है उसको क्या रखती है, नॉर्मल रखती है, ताकि वहां पर ट्रेड वगैरह हो पाए। जब आप ओशनोग्राफी पढ़ेंगे तो आप अलग अलग स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ेंगे। द ब्रॉड कॉन्टिनेंट शेल्फ ऑन इट्स वेस्ट प्रोवाइड्स गुड फिशिंग ग्राउंड्स। तो आप देख पा रहे हैं, ये तो एक ऐसा महाद्वीप भी आप देख रहे हैं जिसमें समुद्र अंदर अंदर तक जा रहा है। देखिएगा यूरोप की एक विशेषता, एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें समुद्र अंदर तक घुसा हुआ है। देखिए जमीन है ना ये पूरी, हमने तभी तो इसे क्या बोला, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। तीनों तरफ तो पानी देखने को मिल रहा है, यही हमने बात सबसे पहले स्टार्ट की थी। जैसे ये वाला देखिए, ज्यादा क्लियर मैप है। यहां पर देखिए ऊपर भी पानी है, पश्चिम में भी पानी है, दक्षिण में भी पानी है। तो ये तो जमीन ही कैसी हो गई, जैसे हमने आपको ट्रायंगल बना के बताया था ना उस दिन परसों, वैसी जमीन हो गई कि नहीं हो गई। ये देखिए ऐसा और ऐसे भी, यानी ऊपर भी पानी, दक्षिण में भी पानी, इधर भी पानी, ठीक है ना। और ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा जमीनी भाग है जो एशिया से जुड़ा हुआ है, जो मैंने आपको शुरू में भी बोर्ड में बताया। ऊपर कौन सा सागर है सर, आर्कटिक महासागर। दक्षिण में ये क्या है सर, भूमध्य सागर। पश्चिम में क्या है सर, अटलांटिक। हो गई क्लियर बात। दूसरी बात, यूरोप के अंदर खुद प्रायद्वीप है, खुद तो प्रायद्वीप है। अब ये देखो ये भी प्रायद्वीप है, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी। अब देखो ये आइबेरियन पे, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी। ये यूनाइटेड किंगडम तो पूरा का पूरा आइलैंड ही आप देख रहे हैं। ये जटलैंड पेनिनसुला देख रहे हैं, डेनमार्क, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी। ये इटली को आप देख रहे हैं, एड्रियाटिक का रीजन, इधर भी पानी, सब जगह आप देख रहे हैं। इधर क्रीमिया हमने देखा था, तो क्रीमिया में भी आप देख रहे हैं क्या, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी। यानी यूरोप में प्रायद्वीप बहुत सारे हैं, और यूरोप अपने आप में क्या है, प्रायद्वीप है। तो किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। अब यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है साहब, रशिया। कौन सी है साहब, रशिया। रशिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को। तो रशिया है तो एशियन कंट्री भी और है यूरोपियन भी, लेकिन यूरोप की कैपिटल, क्योंकि रशिया की कैपिटल जो है यूरोपियन साइड जा रही है, इसलिए रशिया को, और ज्यादातर पॉपुलेशन भी कहां है इसकी, इसी साइड है। ये जो लाइन देख रही है ना आप, ये वाली लाइन, ये लाइन ऊपर आप देखें तो ये यूराल माउंटेन्स में बना रखी है, यही लाइन रशिया को डिवाइड कर देती है, पश्चिमी रशिया और पूर्वी रशिया। पश्चिमी भाग रशिया का यूरोप में आ रहा है, बाकी पूरा रशिया किस में आता है, एशिया में आता है। लेकिन जो एशिया वाला हिस्सा है वो ज्यादा काम का नहीं है, काम का इन द सेंस पॉपुलेशन नहीं, बहुत ठंडा है। तो यूरोप जो इसकी रशिया की ज्यादातर पॉपुलेशन है वो यूरोपियन साइड रहती है, इस हिस्से में रहती है। और यही रशिया की सबसे बड़ी समस्या भी है। रशिया जरा कंट्री देखिएगा, रशिया कंट्री अपने आप में आप देखिए काफी बड़ी कंट्री है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है। रशिया को उत्तर में तो कोई समस्या ही नहीं है,
क्योंकि रशिया के उत्तर में क्या है, कौन सा ओशन होगा, आर्कटिक ओशन। कौन सा ओशन है ये पूरा ऊपर, आर्कटिक ओशन। ऑप्टिक ओशन। इतना ठंडा है कि रशिया पे यहाँ पर कभी आक्रमण इस साइड से हो ही नहीं सकता। कौन घुसेगा वहां, वो तो फ्रिजिड रहता है, ठंडा रहता है बहुत ज्यादा। रशिया का दक्षिणी हिस्सा, तो वहां पर मंगोलिया, चीन, सेंट्रल एशियाई देशों से रशिया का बॉर्डर लगता है। पढ़ा था ना हमने, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, इस तरह के देश, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये सेंट्रल एशियाई देश है। और मंगोलिया, चाइना, ये देश। तो रशिया को साउथ से भी कोई, सेंट्रल एशिया में कोई इतनी ताकत वाला देश नहीं है जो रशिया को चैलेंज कर सके। और वो सारी कंट्रीज पहले यूएसएसआर का ही पार्ट थी, सोवियत रूस का पार्ट थी। सोवियत रूस जब 1991 में विखंडित हुआ तो उसी से टूट के अलग निकली है। रही बात आपकी किसकी, अगर आप बात करें रशिया के पूर्वी हिस्से में, तो पूर्वी हिस्से में आप जानते हैं वहां पर रशिया का थोड़ा बहुत तनाव किसके साथ है, जैसे जापान के साथ। जापान पैसिफिक वाली कोस्ट आ गई ना, वो वहां पर हमने देखा था रशिया का व्लादिवोस्तोक वाला जो क्षेत्र है, ठीक। लेकिन रशिया के लिए सबसे ज्यादा संकट, और उधर से कोई अटैक भी नहीं करेगा, क्योंकि वहां से अटैक करने के लिए कितना दूर आना पड़ेगा, मॉस्को। देखो मॉस्को कहां है, मॉस्को तो पश्चिमी हिस्से में है। और किसी देश में अटैक कर रहे हो तो अटैक सक्सेसफुल कब माना जाएगा, कब आपकी जीत होगी, जब आप उस देश की कैपिटल को जीत लो। और कैपिटल तो कहां है, वहां से आएगा तो मर ही जाएगा आते पहुंचते पहुंचते। अगर वो जापान वाली वो पैसिफिक कोस्ट से एंटर करेगा, पैसिफिक कोस्ट समझ रही हो, अगर रशिया में वो यहां से एंटर करेगा तो उसकी तो जिंदगी निकल जाएगी, पर वो रशिया में यहां नहीं पहुंच पाएगा। तो रशिया ऊपर से भी सुरक्षित, नीचे से ऐसा उसको कोई खतरा नहीं है, चीन वगैरह उसके अच्छे ही दोस्त हैं इधर से। और सेंट्रल एशिया उसी का पार्ट था, इधर से रशिया में कोई पहुंचे तो मॉस्को पहुंचने के लिए। रशिया के लिए दिक्कत होती है यूरोप वाले साइड से। और यही कारण है कि रशिया का यूक्रेन के साथ विवाद चल रहा है, यही कारण है कि रशिया यूक्रेन को हथियाना चाहता है। रशिया पे जितने भी अटैक हुए, चाहे फ्रांस का अटैक हो, पोलैंड का अटैक हो, जर्मनी का अटैक हो, है ना, जितने भी अटैक्स हुए सब किस तरफ से हुए, इस तरफ से। क्योंकि ये एरिया प्लेन एरिया है, ये मैदानी क्षेत्र है, और रशिया इसी एरिया की तरफ से इनसिक्योर रहता है। क्या रहता है, इनसिक्योर। और यही कारण है कि रशिया किसको कब्जाना चाहता है, रशिया कब्जाना चाहता है यूक्रेन को। इसके पीछे एक कारण और बहुत बड़ा है, वो कारण है कि रशिया के पास इतनी बड़ी समुद्री सीमा होने के बावजूद रशिया को 24 घंटे और 12 माह व्यापार करने के लिए एक ऐसा क्षेत्र चाहिए जिसमें साल भर, ऐसा समुद्री क्षेत्र जहां साल भर शिप वगैरह आ सके। क्योंकि ऊपर का क्षेत्र तो सोचिए, अब सर्दी का टाइम है, क्या जबरदस्त कड़ाके की ठंड पड़ती है, पोलर रीजन के करीब है, इतनी लंबी कोस्ट लाइन है रशिया के ऊपर, देखो कितनी बड़ी है। पर क्या फायदा उसका, वो सारी की सारी जम जाती है। अब जब ये सारा पानी जम जाएगा तो जहाज कैसे आएगा, इधर से आ रहा है तो इधर आएगा भी, लेकिन क्या है, उसको कितना लंबा सफर तय करना पड़ेगा। मोस्टली पॉपुलेशन तो इधर है, मोस्टली पॉपुलेशन किधर है, इधर है। तो दिक्कत देखिए, रशिया के लिए ये वाला एरिया इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होके उत्तर में, बावजूद उसका कोई लाभ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो एरिया फ्रिजिड, पोल के पास है तो ठंडा हो जाता है। रही बात पैसिफिक वाली कोस्ट की, वहां पे उसका आसपास के क्षेत्रों से, देशों से तनाव रहता है, और वहां से पॉपुलेशन वाले एरिया में जाने के लिए जनता जहां पे, वो तो पश्चिमी भाग में है, अधिकांश जनसंख्या, बहुत लंबा एरिया हो जाता है। तीसरा, दक्षिणी क्षेत्र में तो सारा देश ही देश है, लैंड मास ही है। पश्चिमी क्षेत्र में उसको ये समुद्री एक्सेस चाहिए, और ये समुद्री एक्सेस के लिए आप देख पा रहे हैं यूक्रेन को उसने कब्जाया, क्रीमिया को उसने कब्जाया यूक्रेन के 2014 में। यूक्रेन के क्रीमिया पे कब्जा कर दिया था ना रूस ने 2014 में। तब से G8 संगठन का नाम हो गया G7। बोलते ना G7 की बैठक हुई, पहले G7 क्या होता था, G8, उसमें रूस भी था। लेकिन जैसे ही रूस ने अटैक किया यूक्रेन के क्रीमिया पर, G8 क्या बन गया, जी, रशिया को हटा दिया उससे, यूरोपियन देशों। और अब तो रशिया पूरा का पूरा यूक्रेन ही कब्जाना चाह रहा है, क्योंकि उसे ब्लैक सी चाहिए। समझ रहे हैं आप, यहां पे उसकी स्थिति, तो उसका समुद्री ये क्षेत्र उसके कंट्रोल में रहेगा, तो उसका व्यापार सही से चलता रहेगा। अच्छा, एक बात हमने और देखी थी रशिया के बारे में, रशिया की जो बॉर्डर लग रही है, रशिया का जो बॉर्डर लग रहा है, हम देख रहे हैं रशिया का बॉर्डर, ये पूरा रशिया, कोला पेनिनसुला आपने देख लिया था रशिया का, ये कोला पेनिनसुला हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और रशिया का जो बॉर्डर है वेस्टर्न हिस्से में आप देखें तो रशिया का बॉर्डर लग रहा है नॉर्वे से, और रशिया का बॉर्डर लग रहा है फिनलैंड से। स्वीडन से बॉर्डर नहीं लगता, ये हमें पता है। लेकिन आजकल आप चर्चा सुन रहे होंगे, क्या सुन रहे हैं, नाटो देश के बारे में आपने सुना है, नाटो देश जानते हैं,
कौन होते हैं नाटो देश? अमेरिका तो उसमें बॉस है, यूएसए तो मोस्ट पावरफुल कंट्री है। और आप सोचिए ऐतिहासिक तौर पर जब हमारी दुनिया, अब ये देखिए जियोपॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप पढ़ रहे हैं, जब हमारी दुनिया दो भागों में डिवाइड थी, दो भागों में इन द सेंस, जब दुनिया में खेमे होते थे, एक होता था यूएसए और एक होता था यूएसएसआर, ये दुनिया की दो महाशक्तियां थी। इनके बीच में लगातार लंबे समय तक युद्ध चला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनफैक्ट आप देखिए दूसरा विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ और 1945 से 1991 तक दुनिया दो खेमों में बटी रही। एक था सोवियत संघ वाला ब्लॉक और एक था कौन सा, यूएसए वाला ब्लॉक। इसी बीच में हमारी आजादी हुई थी भारत की, और भारत ने ना इस गुट में ना उस गुट में, हमने अपना एक अलग ही नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नैम चलाया है ना, इंडोनेशिया, भारत, इजिप्ट, नैम। अब तो नैम का भी ज्यादा सिग्निफिकेंस उस तरह से नहीं रहा। यूएसए और यूएसएसआर, ये जो दो पावरफुल ब्लॉक थे, इनके बीच में लंबे समय तक लड़ाई रही। लेकिन 1991 में जब यूएसएसआर का ब्रेकडाउन हो गया, टूट गए 15 देशों में अलग अलग, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना सेंट्रल एशियाई देश, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सब इसी का पार्ट थे। ये आपका जो ये बेलारूस वगैरह आप देख रहे हैं, यूक्रेन आप देख रहे हैं, सब यहीं से निकला, रूस का पार्ट था ये, सोवियत रूस का। तो ये 15 भागों में टूट गया। तब अकेली महाशक्ति कौन बन गया? यूएसए। लेकिन उसी समय से यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, आप समझ रहे हो, बहुत भयंकर लड़ाई रहती थी, तनाव रहता था, बड़ा संकट रहता था। बाद में जब यूएसएसआर टूट गया तो उस तरह से तो शक्ति नहीं रही, लेकिन फिर भी यूएसएसआर की जो विरासत है वो किसने संभाली? रूस ने। सबसे बड़ा देश, तब तो सोचो ना, रूस और बड़ा होता था। रूस अभी दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तब तो रूस और बड़ा होता था। तब उसमें 14 देश और थे, जो आज 14 अलग अलग देश हैं, वो उसके साथ शामिल थे और एक बड़ा देश बना हुआ था। रूस जब अलग हो गया, यानी रूस अलग देश बन गया, बाकी उससे टूट के अलग बन गए, तो वो जो उनकी लड़ाई थी वो विरासत में आगे बढ़ती रही। और आज भी आप देखिए, भले अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती आज के समय चीन बन रहा है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का ही पुराना बयान सुनना, वो आज भी अपना सबसे बड़ा दुश्मन रशिया को मानते। तो रशिया और यूएसए की, क्योंकि इनकी खानदानी जैसे होती है ना, खानदानी लड़ाई, बॉलीवुड की मूवीज में चलता है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ाई चल रही है, तो ये खानदानी दुश्मन है एक दूसरे के, रूस और यूएसए। अब यूएसए की जो बात हम कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बार बार आप देख रहे हैं नाटो, ये जो यूक्रेन के ऊपर हमला हुआ है, इसके पीछे भी यही कारण है कि ये यूक्रेन बार बार बोल रहा है मैं नाटो में जाऊंगा, मैं नाटो में जाऊंगा, मैं नाटो में जाऊंगा, मुझे नाटो का सदस्य बनाया जाए। और नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऐसा संगठन है ये कि किसी एक देश पर आप हमला करेंगे तो वो सारे देशों पे हमला माना जाएगा। और फिर रशिया, सॉरी, ये जो यूएसए है वो उनके बॉस है, सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री है, मदद के लिए आगे आएगा। ये एक प्रकार से यूएसए की दादागिरी भी है। और नाटो में आप देखिए यूरोप के बहुत से कंट्रीज हैं जिसमें यूक्रेन भी शामिल होने वाला था। अब कैसे तो रूस बर्दाश्त करे कि एक वो देश जो कभी उसका पार्ट हुआ करता था, जो उसका हिस्सा हुआ करता था, वो किसके करीब जा रहा है? नाटो में जा रहा है। और नाटो मतलब भाई यूक्रेन की सीमा लगती है रूस से, और अगर यूक्रेन में नाटो आ जाता है तो यानी नाटो यानी अमेरिका, यानी यूक्रेन में आ गया अमेरिका, और इससे तो रूस के एकदम बगल में कौन आ गया? अमेरिका। वैसे भौगोलिक रूप से देखो कितना दूर है, अटलांटिक सागर पार करके पीछे, लेकिन सर नाटो के कारण। हाँ जी, सर हाँ वो जी, राम बहादुर सर को जोड़ दीजिए, कुछ प्रॉब्लम साथ कट गया था पता। लेकिन नाटो के कारण आप समझ रहे हैं। अच्छा, वही कुछ हाल यहां पर भी हुआ। इन देशों में आप जानते हैं कौन से देश हैं ये, जो आपके यूरोप के देश हैं, ये वाले जो हम पढ़ रहे हैं, ये देश फिनलैंड नाटो में शामिल हुआ, नाटो में शामिल हुआ। अब आप देखिए फिनलैंड नाटो में शामिल हुआ, लेटेस्ट आपने जो पढ़ा था। अभी इसकी भी बात चल रही है स्वीडन की, स्वीडन की भी बात कर रहा है नाटो में शामिल होने के लिए इसके। अब आप सोचिए स्वीडन, फिनलैंड, ये कितने करीब है रूस के। अगर ये नाटो में शामिल हो रहे हैं तो इसका मतलब टेंशन तो इस क्षेत्र में होगी।
टेंशन इसलिए क्योंकि ये जो कंट्रीज है ये सपोर्ट करती है किसको? यूएसए को। यूएसए की एक प्रकार से हेगेमनी है, यूएसए के अकॉर्डिंग चलती है। और आप जानते हैं यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन आए भी थे यहां पर। ब्रुसेल्स, बेल्जियम, जो कैपिटल है बेल्जियम की ब्रुसेल्स, वहीं पे नाटो का हेडक्वार्टर है। नाटो का हेडक्वार्टर भी यूरोप में है, आप समझ रहे हैं। इन देशों में जितना अमेरिका का प्रभाव होगा तो वो रूस के लिए अपने आप में स्वाभाविक तौर पर एक डर भी है, खतरा भी है। तो रूस अपनी संप्रभुता से क्यों समझौता करना चाहेगा? तो रूस यहां पे ताकत अपनी दिखा रहा है। और इन देशों को डर लगता है कि रूस ने जैसे हमला कर दिया यूक्रेन पे, वो हम पे हमला ना कर दे, तो इनमें होड़ मची हुई, जल्दी से नाटो में शामिल हो जाओ। तो नाटो में शामिल होने में ये रहेगा ना कि भाई एक को मारोगे तो सारे फैलने आ जाएंगे फिर, तो एक भय रहेगा रूस को। तो ये इधर जियोपॉलिटिक्स इस तरह से चल रही है, समझ रहे बात को। फिर वहीं पे आपने कैलिनग्रैड देखा था, यहां पर आप देख पा रहे हैं ये पूरा कैलिनिंग्रैड, ये आप देख पा रहे हैं रूस का एक हिस्सा है। और इस हिस्से से यूरोप को बड़ा तनाव रहता है, बड़ा परेशान रहता है। यहां पर मार्क कीजिए अपने एटलस में, मैंने आपको बताया था बाल्टिक कंट्रीज पढ़ी थी हमने। ये देखिए कैलिनिनग्रैड, आपसे डायरेक्ट यूपीएससी पूछ सकता है कैलिनिनग्रैड बिलोंग्स टू विच कंट्री? किसको बिलोंग करता है? रूस को। और रूस को बिलोंग कर रहा है, लेकिन है किस तरफ? है इस तरफ, यानी कि इधर, समझ रहे हैं, यूरोप के देशों के बीच में। रूस तो इधर छूट गया। तो यहां इसीलिए हमने आपसे पूछा था कि बाल्टिक कंट्रीज जो है, बाल्टिक कंट्रीज याद है? बाल्टिक कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आ रही थी? एस्टोनिया, लातविया और लिथुवेनिया। एस्टोनिया, लातविया, लिथुवेनिया, क्या तीनों की सीमा लगती है रूस से? बिल्कुल, तीनों की लगती है। एस्टोनिया, लातविया की तो डायरेक्ट आप देख पा रहे हैं, और लिथुवेनिया की सीमा लग रही है कैलिनिनग्रैड, और पोलैंड की भी लग रही है। पोलैंड की भी लग रही है, देखिए नक्शे में। और बीच में रूस भी तो घुसा है सर, बीच में रूस भी तो लिथुआन। हाँ ये है रूस, इसको मैं मार्क कर रहा हूं। इस वजह से पोलैंड से भी लग गई और लिथुवेनिया से भी लग गई। देख पा रहे हैं सभी लोग? तो अब समझ में आ गया है। अब देखते हैं कितना समझ में आया, पता तो अभी लग जाएगा। ये बोलते हैं क्या क्या है दुनिया, अभी घूमी कहां तुमने कि दुनिया में है क्या क्या? अभी जरा देखो फटाफट से। मैच कर पाए ना, आपको इनको मैच करना है कि कौन किसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। हाँ एक मिनट, पहले आप सभी अपने दिमाग में कर लीजिए। ये प्रायद्वीप है और इनका संबंध किसी ना किसी देश से होगा। हो सकता है एक से ज्यादा देश से भी हो, लेकिन कुछ देश यहाँ पे है जिनसे मैच करना। तो कोला प्रायद्वीप, राम बहादुर जी, कोला प्रायद्वीप का संबंध किस देश से है? राम बहादुर सर जी फिनलैंड सर, फिनलैंड। फिनलैंड? फिनलैंड कहाँ यहाँ? सॉरी सर, रूस से, रूस से। रूस। हाँ। नेक्स्ट, सीमा जी, जटलैंड पेनिनसुला का संबंध किस देश से है? जटलैंड पेनिनसुला पे कौन सा देश है? डेन में वैसे सर एक ही। सर हाँ,
डेनमार्क सर से। डेनमार्क। डेनमार्क से, बहुत बढ़िया। क्रीमिया, क्रीमिया का संबंध किस देश से आप बताइए? यूक्रेन, यूक्रेन का था पार्ट, अभी तो रूस का ही बन गया है। और फिर स्कैंडिनेवियन का नॉर्वे और स्वीडन, आप देख रहे हैं। तो ये आपने एटलस में मार्क कर रखे चारों, ये आपको ध्यान रखना है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं। फिर हम पढ़ते हैं स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, वो पांचों आपको ध्यान रखनी है। वैसे स्कैंडिनेविया पेनिनसुला देखो, देखो जरा स्कैंडिनेविया पेनिनसुला देखना जरा, पेनिनसुला। तो स्कैंडिनेविया पेनिनसुला की दृष्टि से हम देखें ना, तो केवल दो ही कंट्री यहां पर, नॉर्वे और स्वीडन, और नीचे से आपका डेनमार्क। मेन तो स्कैंडिनेविया यही है। मेन स्कैंडिनेविया में तीन देश आते हैं, कौन से? नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। एक और टर्म आप सुनते हैं यहां पे जिसको हम बोलते हैं नॉर्डिक कंट्रीज, नॉर्डिक, नॉर्डिक कंट्रीज। ध्यान से देखना बोर्ड पे क्या लिख रहा हूं मैं, तब देखना बुक में। पहले मैंने बोला स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है एक बहुत बड़ा, जिसमें दो कंट्री आ गई मेजर, नॉर्वे और स्वीडन। नॉर्वे स्वीडन, इनके नाम सुने होंगे आपने, जो आपके नोबेल प्राइज होते हैं, ऑस्लो, स्टॉकहोम, जब नोबेल प्राइज वितरण होता है तो इन शहरों के नाम आप सुनते हैं। ये वो देश है दुनिया के जो सबसे ज्यादा खुशहाल है, हर रैंक में, हर इंडेक्स में सबसे ऊपर रैंकिंग किनकी होती है? इन देशों की। बहुत पीसफुल लाइफ है, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है लोगों का, समझ रहे हैं। ज्यादातर पॉपुलेशन भी इनके निचले हिस्सों में रहती है, ऊपर के हिस्से तो ठंडे है। और फियोर्ड तट देखने को मिलते हैं आपको नॉर्वे में, फियोर्ड्स, कटा छटा तट, देखो पानी अंदर तक घुसा हुआ है नॉर्वे में। कोस्ट लाइन कितनी बड़ी है उसकी, कटे छटे तट है, जैसे चिली में देखे थे हमने, या जैसे कनाडा में है फियोर्ड्स, याद आ रहे फियोर्ड्स। चलो वो तो एक पार्ट है। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, इन तीनों को देखो एकदम से पास है, ये दिख रहा है? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क एकदम पास दिख रहे हैं। बेसिकली इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है। लेकिन एक टर्म और चलती है नॉर्डिक कंट्रीज, क्या चलती है? नॉर्डिक। सर आपने तो 5 पढ़ाई हमें, तो नॉर्डिक कंट्रीज की जब अब आती है बात, तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क के साथ साथ फिनलैंड को भी ऐड कर दिया हमने, फिनलैंड, फिनलैंड। और फिर एक और देश जो पीछे पश्चिम की तरफ है, आइसलैंड। कितने देश हो गए? 5 देश। कितने हो गए? 5 देश हो गए। अब इन 5 देशों को भी हम जनरली स्कैंडिनेवियन बोलते हैं, लेकिन जब इन 5 देशों में इनकी टेरिटरी भी ऐड हो जाए, प्लस जैसे ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड को अलग देश मत समझना बच्चे, और फरे आइलैंड। सर ये ग्रीनलैंड किसमें है सर? उसमें है क्या सर, डेनमार्क में? हाँ, डेनमार्क का कंट्रोल है उसके ऊपर, राजनीतिक रूप से डेनमार्क का कंट्रोल। आइसलैंड अलग कंट्री है। इन सबको बोलते हैं नॉर्डिक कंट्रीज। क्या बोलते हैं? नॉर्डिक। तो नॉर्डिक का जब नाम आ जाता है तो काफी बड़ा एरिया आ जाता है, 5 देश और उन देशों की टेरिटरीज भी, 5 देश और उन देशों की टेरिटरीज भी, याद रखिए। तो अभी देखिए अपने एटलस में, मैडम मार्क कर लीजिए, दिखाइए थे फटाफट से। देखिए नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपका डेनमार्क, डेनमार्क के साथ साथ आपका ये, और यहाँ पे फेरो आइलैंड दिया ना मैंने, ये सब मिला ले जब आप, तो आपका क्या बन जाता है? नॉर्डिक। नॉर्डिक मतलब नॉर्दर्न रीजन, यानी उत्तर में, इसे बोलते हैं नॉर्डिक। मार्क कर लिया आपने? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड किस तरह के देश है सर? ये दुनिया के सबसे ज्यादा कैसे देश हैं? बोलिए। विकसित देश हैं। एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई मुफ्त है यहाँ, पढ़ाई मुफ्त। टैक्स बहुत ज्यादा है, 50% 55% टैक्स, लेकिन एजुकेशन फ्री है। पीएचडी तक की एजुकेशन फ्री है।
गवर्नमेंट करती है सब कुछ, लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, पीसफुल कंट्री है। अच्छा, इनको सबको एक ग्रुप में क्यों रखते हैं सर हम? इनका कल्चर, पहले तो यहाँ रिलीजन भी अलग ही था, इनका अलग ही अपना रिलीजन था, बाद में क्रिश्चियनिटी यहाँ फैल गई, ठीक है ना। तो हर इंडेक्स में करप्शन बिल्कुल खत्म, यहाँ पे लोगों की लाइफ बहुत अच्छी, पीसफुल कंट्रीज हैं, ना कोई लड़ाई, ना झगड़ा, ना भ्रष्टाचार, ना पॉल्यूशन, पानी की समस्या नहीं, समझ रहे हैं। और ये फिशरीज पे ज्यादा डिपेंडेंट थी, कुछ रिसोर्सेज भी यहाँ पे मिलते हैं। तो अच्छे देशों में, अच्छे समझ रहे हो कैसे अच्छे, जब बोलते ना फर्स्ट क्लास जीवन, भाई दुनिया का तनाव, कौन क्या लफड़े पड़े हुए सब छोड़ छाड़ के कहीं जाना हो तो इन देशों पर घूमने देंगे, रखेंगे नहीं अपने आए कि बाहर के लोगों को क्यों रखेंगे। शांति प्रिय जीवन है, शांति प्रिय। तो ये खूबसूरत देश है बहुत ज्यादा, चले जाइएगा कभी। ये हो गए आपके, तो समझ में आ गया। स्कैंडिनेवियन, जनरली स्कैंडिनेवियन में 3 कंट्री आती हैं, और नॉर्डिक जब हम बात करते हैं, अब स्कैंडिनेवियन में 5 कंट्री रखने लगे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आपका आइसलैंड और डेनमार्क। लेकिन जब नॉर्डिक बोल दिया, सारा क्षेत्र आ जाएगा, वो देश और उनकी टेरिटरी भी आ जाएगी। अगली बात करेंगे सर, आप बताएंगे हमें बाल्टिक देश। बाल्टिक, बाल्टिक देश वो हैं जो बाल्टिक सागर के साथ सीमा लगाते हैं, छोटे छोटे देश हैं। अच्छा, एक बड़ी बात आप मुझे बताएंगे मैडम बीच में, गल्फ ऑफ बोथनिया, बोथनिया की खाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ बोथनिया, जरा बताना इनमें से किन देशों के बीच में है? 1 मिनट, नॉर्वे और स्वीडन के बीच में है या स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है? गल्फ ऑफ, ऐसा समुद्र जो अंदर जा रखा है, जमीन के अंदर जा रखा है, ये यूरोप में देखो पानी अंदर अंदर तक जा रखा है, गल्फ ऑफ बोथनिया देखो, बहुत बढ़िया, याद रखना, स्वीडन और फिनलैंड। इधर की नीचे की तरफ आ जाओगे तो वही आपको किस तरह से दिखेगा, बाल्टिक सागर, यानी बाल्टिक सागर का ही पार्ट है गल्फ ऑफ बोथनिया, नाम चेंज हो रहा है ऊपर नीचे। अच्छा, बाल्टिक सागर से 3 देश जो सीमा लगा रहे हैं, उसमें 2 तो रूस से चिपके हुए हैं, एक साइड से रूस से चिपके हुए, पश्चिमी साइड में देखना एस्टोनिया और लाटविया, और लिथुनिया भी है सर, और लिथुआनिया। पोलैंड भी। ये 3 देश भी याद रहेंगे आपको, एस्टोनिया, लातविया और लिथुएनिया। लिथुएनिया की सीमा किससे लगती है? कैलिनिनग्रैड, रूस के कैलिनिनग्रैड से, और पोलैंड की भी लगती है उसके साथ से, याद रहेगी बात। अच्छा, ऊपर की तरफ देखना, आपने काला सागर सुना है, लेकिन सफेद सागर भी मिलेगा, व्हाइट सी, देखो जरा ऊपर की तरफ देखो, व्हाइट सी मार्क कर लेना। अभी पूछ ले काला सागर कहां है, गोरा सागर कहां है, काला और गोरा दोनों ही है, ठीक है। दिख गया कोला पेनिनसुला, उसके नीचे बिल्कुल सफेद सागर दिख गया। व्हाइट सी सर तो रूस में है पूरा सर, दोनों तरफ से रूस ही। सागर तो सागर है, हाँ, लेकिन कोला पेनिनसुला के नीचे वाले हिस्से में आपको दिख जाए, दिख गया, हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं एक अलग देश की जिसका नाम है यूनाइटेड किंगडम, वो अलग ही है, दुनिया दूर ही है यहां से। इधर देखेंगे मैडम पहले यूनाइटेड किंगडम, इसी ने हमारे ऊपर शासन किया था। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर कभी तो आप कहते हैं इंग्लैंड, कभी आप कहते हैं ब्रिटेन, कभी आप कहते हैं यूके, कभी कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन, आखिर ये माजरा है क्या? ठीक है, कभी क्रिकेट खेलते हैं तो लिखते हैं इंग्लैंड, तब तो वहां यूके नहीं लिखा होता, ग्रेट ब्रिटेन भी नहीं लिखा होता। जब हम लैंग्वेज बोलते हैं तो बोलते हैं इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज आई है तो इंग्लैंड की लैंग्वेज है इंग्लिश। फिर हम बोलते हैं हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने शासन किया, ब्रिटिश की कोई हिंदी नहीं है। जब हम अंग्रेज बोलते हैं तो हम इंग्लैंड की भाषा है इंग्लिश, ब्रिटिश कोई भाषा नहीं है, इंग्लिश भाषा है। इंग्लैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ये क्या चक्कर है इसका? यूके भी बोलते हैं, यूके यूनाइटेड किंगडम। अब देखिएगा, वास्तव में जो मेन
आपका यूरोप महाद्वीप है, उसकी जमीन तो सारी एक आप देख रहे हैं कनेक्टिव किस तरह से है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो यूके है, यूके के आइलैंड है, यहां पर आपको दो बड़े आइलैंड देखने को मिलेंगे, एक ऐसे और एक एक ऐसे बड़ा आइलैंड, दो बड़े आइलैंड। ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है? दो बड़े आइलैंड। ऊपर तीनों तरफ से पानी पानी है, नीचे भी पानी है, क्योंकि आइलैंड तो तभी बनेंगे जब हर तरफ पानी होगा। लेकिन नीचे एक देश आता है फ्रांस, और फ्रांस से अलग होता है ये इंग्लिश चैनल से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश चैनल। अब यहां से क्वेश्चन बन जाएगा यूपीएससी में, इंटरव्यू में, इंग्लिश चैनल किसके बीच में है? तो यूरोप के दो महान देशों यूके और फ्रांस के बीच में कौन सा चैनल है? इंग्लिश चैनल। उसी से आगे आएंगे तो डावर की संधि, स्ट्रेट ऑफ डावर, डॉवर स्ट्रेट, डॉवर स्ट्रेट, थोड़ा सा आगे आएंगे, दिख गई? डावर स्ट्रेट दिख गई? इंग्लिश चैनल से आगे राइट साइड में आओ, मिल गई ना? इन दोनों को मार कर लो। इससे मेन यूरोप से अलग हो गया कौन? फ्रांस तो उसमें है, वो यूके अलग हो गया। कौन अलग हो गया? यूके। आ गई बात समझ में? डावर संधि समझ में आ गई? अब देखो जरा यहां पे, इधर ध्यान से देखना, ये दुनिया का अलग ही सिस्टम है देखने के लिए। ये आइलैंड है बड़ा वाला, इस आइलैंड में 3 देश हैं, 3 देश बोल रहा हूं मैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। देखो इस आइलैंड में ही 3 देश हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। आगे बढ़िए मैम, नक्शे में मेन इसका नक्शा बना रखा होगा उन्होंने, ये देखिए क्या है, ये देखिए इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, दिख रहा है सबको? एक बड़ा सा द्वीप है, उस द्वीप में इंग्लैंड, इधर वेल्स, ऊपर स्कॉटलैंड, दिख रहा है? वैसे तो ये अपने आप में देश है, इंग्लैंड एक देश है, स्कॉटलैंड भी एक देश है, वेल्स भी एक देश है, लेकिन इन देशों ने बना रखा है एक पूरा बड़ा देश। अब सुनो, ये तीनों को मिला दें आप, तीनों को आप मिला दें तो बनता है क्या? ग्रेट ब्रिटेन। क्या बनता है ये? ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। तो व्हाट इज ग्रेट ब्रिटेन? ग्रेट ब्रिटेन इज इक्वल्स टू इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस वेल्स। और इसकी पूरे की राजधानी, वैसे स्कॉटलैंड की भी अपनी पार्लियामेंट है, वेल्स की भी अपनी पार्लियामेंट है, इंग्लैंड की भी अपनी पार्लियामेंट है, लेकिन एक इन पूरे की सबकी पार्लियामेंट और सबकी कैपिटल है लंदन। वैसे लंदन मेन कैपिटल इंग्लैंड की है, लेकिन वो सबकी पूरे बड़े महादेश की भी कैपिटल है, इसका नाम है लंदन। लंदन मार्क कीजिए, इंग्लैंड के अंदर लंदन मिलेगी। इन सबकी अपनी अपनी राजधानियां हैं, लेकिन लंदन पूरे जो कि कंट्री है, महाकंट्री है, उसकी राजधानी। अब इधर आओ, इधर आओ। अब क्या हुआ, इस ग्रेट ब्रिटेन ने इस पर भी कब्जा कर रखा था। कब्जा मतलब इनकी पुरानी हिस्ट्री है बहुत बड़ी। और क्या हुआ, ये एरिया जो था पूरा का पूरा किसके कंट्रोल में था? पहले इन्हीं का पार्ट था। लेकिन हुआ क्या, एक बड़ी बात, ये भाग 2 भागों में टूटा। इसका जो ऊपरी हिस्सा है, इसको बोलते हैं आयरलैंड। टोटल को क्या बोलते हैं? आयरलैंड। आयरलैंड का ये वाला हिस्सा अलग है जिसको मैंने ऊपर शेड किया, और ये जो पिंक वाला है ये अलग। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो इसी का पार्ट है, इन्हीं के साथ का वो चौथा देश हो गया, जिसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड। क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न
आयरलैंड। और सुनो, जैसे ही ग्रेट ब्रिटेन में नॉर्दर्न आयरलैंड भी मिला दिया जाता है, ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। क्या बन जाता है? यूनाइटेड किंगडम। यानी सर यूनाइटेड किंगडम में 4 देश आते हैं। कौन कौन से? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड। इन चारों देशों को मिला के बन जाता है क्या? यूनाइटेड किंगडम। लेकिन 3 देश एक ही आइलैंड में है। वो कौन कौन से हैं? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। उन तीनों को मिला दे तो बोलेंगे हम ग्रेट ब्रिटेन। उसके साथ नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला दे तो बोलेंगे यूके। तो फिर जो नीचे बच गया सर, वो क्या है? वो जो नीचे बच गया वो दुनिया का अलग ही देश है। उसका नाम है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। क्या नाम है? रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। यानी कुल मिला के इस पूरे क्षेत्र में 2 देश हैं। 2 देश, एक तो यूके और एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। यूके के अंदर 4 देश हैं। समझ रहे हो बात को? इस तरह से यहां पे व्यवस्था बनी है। एक्चुअली ये भी पहले यूके इसी में आता था, 1922 में ही अलग हुआ ये। इन्हें कहा मैं आजादी चाहिए, हमें क्या तुम्हारी अजीब सी व्यवस्था बना रखी है? क्या अजीब सा, देख रहे हो, देश मिल मिल के बना दिया एक बड़ा देश। समझ रहे हो? और उसकी व्यवस्था के तहत ये संचालित होते थे। तो आज आपको समझ में आ रहा है कि यूके क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, इंग्लैंड क्या है। अभी कई मामलों में अलग अलग है और कई मामलों में ये एक भी है। जैसे क्रिकेट टीम का नाम आता है तो यूके नहीं आता ना, ग्रेट ब्रिटेन। स्कॉटलैंड की टीम अलग है और ब्रिटेन, इसकी आपकी इंग्लैंड की टीम अलग है। लेकिन और कोई मैचेस होते हैं और कोई स्पोर्ट्स होता है तब ये एक हो जाते हैं। इन पूरे के हेड जो प्राइम मिनिस्टर है वो है आपके ऋषि सुनाक। तो ऋषि सुनाक स्कॉटलैंड के भी हैं, तो इंग्लैंड के भी हैं, तो वेल्स के भी हैं, तो नॉर्दर्न आयरलैंड के भी हैं। वो पूरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर। तो ये कंट्री की तरह काम करता है यूके। ठीक है? यूके किस रूप में काम करता है? कंट्री। और इस कंट्री के अंदर 4 हिस्से, 4 अलग। उनको कुछ हद तक पावर है, लेकिन हमने पढ़ा था पॉलिटी में, इंग्लैंड में सुप्रीम पावर किसके पास में है? पार्लियामेंट, जो कंट्री की पार्लियामेंट है, रूल ऑफ लॉ। समझ में आ रही है बात? लेकिन ये जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, बाकी सब में तो राजा रानी वाली एलिजाबेथ मर गई थी तो इनके यहां बड़ा शोक हो गया था पूरे उसमें। लेकिन ये रिपब्लिक मतलब यहां का अपना रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ने अपने को व्यवस्था से अलग कर रखा है और वहां पे राजा रानी वाला सिस्टम नहीं है, वो गणतंत्र है पूरा। क्या है? पूरा गणतंत्र है। अब इन सबको जब मिला दे, इसको, इसको भी और इसको भी, तो ये बन जाता है ब्रिटिश आइल्स। क्या बन जाता है? ब्रिटिश आइल्स। इसको कंबाइंड टर्म में बोलते हैं ब्रिटिश आइल्स। आपके बुक में ऊपर ही लिखा होगा सबसे ऊपर, ब्रिटिश आइल्स। हिंदी में द्वीप समूह, इंग्लिश में आइल्स लिखा होगा, ब्रिटिश आइल्स। आप सबके पास हिंदी है? इंग्लिश भी है? इंग्लिश है, क्या लिखा है वहां? ब्रिटिश आइल्स। ठीक है, ब्रिटिश आइल्स। सबको मिला दो, इस पूरे एरिया को, पूरा एरिया, ये जितना यहाँ पे आपको आइलैंड उलैंड दिख रहे छोटे बड़े सब मिला के ब्रिटिश आइल्स बोलते हैं। हाँ, ये ग्रेट ब्रिटेन बन गया। हाँ, ब्रिटेन तो इंग्लैंड के लिए ही हम सिनोनिमसली यूज कर लेते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में सब आ गया और फिर ये मिला दोगे तो यूके बन जाएगा। सबकी कैपिटल लंदन, और बाकी अपनी अपनी कैपिटल भी है, अपनी अपनी पार्लियामेंट भी है मेन। ब्रिटिश आइल्स बन जाता है। आयरलैंड गणराज्य अलग ही देश है, अलग ही देश। हाँ, उसका आधा हिस्सा इनके पास है, आधा हिस्सा उनके पास। ठीक है, आ गई बात समझ में? वैसे तो पूरा यूरोप भी अपने आप में एक देश की तरह बना हुआ है, यूरोपियन यूनियन जिसे बोलते हैं। हमें एक सेकेंड, यूपी से जैसे हम जाएं बिहार, बिहार से जाएं झारखंड, यूरोप में ऐसा है। फ्रांस से जाओ जर्मनी, बिना वीजा के। एक देश से दूसरे देश बिना वीजा के, एक ही करेंसी चलती है वहां, यूरो। 27 देश है अभी ईयू में, 20 देशों ने ईयू को एक्सेप्ट कर रखा है। उनकी अपनी भी एक पार्लियामेंट है फ्रांस में, जो पूरे ईयू की है। ईयू एक देश की तरह काम करता है। ये पूरा कॉन्टिनेंट ही अपने आप में क्या बन रखा है? एक
एक देश, आप समझ रहे हो, इस कॉन्टिनेंट में टोटल आप देख रहे हो 50 के करीबन देश हैं छोटे बड़े, जिनको कुछ को मान्यता है, कुछ प्रॉपर रिकॉग्नाइज भी नहीं है, लेकिन इनमें से 28 देशों ने मिलकर एक संगठन बना रखा था, ईयू, यूरोपियन यूनियन। और यूरोपियन यूनियन की अपनी पार्लियामेंट भी है, यूरोपियन यूनियन का अपना झंडा भी है, यूरोपियन यूनियन की अपनी करेंसी भी है, जैसे एक देश की होती है। और इनके लोग आपस में एक देश में ऐसे जा सकते हैं जैसे हमारे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, लेकिन अपने अपने देश की पार्लियामेंट भी है। और इसी चक्कर में क्या हुआ, 2015 में यूरोपियन यूनियन ने, उनकी पार्लियामेंट ने कानून बनाया कि हर देश को जो शरणार्थी आ रहे हैं दूसरे देशों से, अफ्रीका से, एशिया से, बहुत सारे लोग भाग भाग के, उनको शरण देनी पड़ेगी। इससे ये चिढ़ गया, कौन, आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन जिसे आप बोल रहे हैं। ब्रिटेन ने कहा कि इसको हम अपने यहाँ लोगों को शरण देंगे तो इससे तो क्या दिक्कत होगी, हमारी आबादी में असंतुलन होगा, बाहर बाहर के लोग आएंगे, अफ्रीका के कोई कहीं के कोई कहीं के। तो इसलिए उसने क्या किया, इसलिए उसने जो बड़ा कदम उठाया, इसको आप बोलते हैं ब्रेग्जिट। आपने एक घटना पढ़ी होगी ब्रेग्जिट की, सुना है, ब्रेग्जिट यानी ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से अलग होना। और 2020 में ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, और बहुत जगह क्वेश्चन आया उस टाइम, ये पीसीएस आईएएस इंटरव्यू, ब्रिटेन किससे अलग हो गया, यूरोपियन यूनियन से। और तब से इसके मेंबर हो गए 27। कितने हैं मेंबर इसमें अब, 27। ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। उससे पहले एक बात और बताऊं, एक टाइम पे स्कॉटलैंड में भी हल्ला मच गया था, स्कॉटलैंड बोल रहा था हमें यूके से अलग होना है, वो अलग देश बनना चाहता, और वोटिंग होती है वहां, और वोटिंग में मान गए लोग, ज्यादातर परसेंटेज था कि नहीं होना, तो एक ही उसके रूप में, समझ रहे हो। जिस ब्रिटेन ने हमारे देश के कर रखे हैं ना अलग अलग टुकड़े, पाकिस्तान बना दिया, वो ब्रिटेन खुद जुड़ जुड़ के बना हुआ है, और जब टूटेगा तो वहां स्कॉटलैंड में एक बार मच गया था बवाल, स्कॉटलैंड ने कहा हमें अलग होना है, और खुद वो ब्रिटेन अलग हो गया किससे, ईयू से। हाँ राम बहादुर जी, समझ में आई कुछ बात। यस सर, वही मैं पूछ रहा था सर कि यूनाइटेड किंगडम यूरोप में ही महाद्वीप आता है, लेकिन इसका अलग ही मतलब कॉन्टिनेंट है। हाँ, ये एक विचित्र चीज है जो कि समझने में दिक्कत हो जाती है, कई बार लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं लोग, सर ये चक्कर क्या है, लफड़ा क्या है इसका। तो ये देखिए, ये है वो पूरा, ये कलर देख रहे हैं आप, इसी कलर में इसको दिखा रखा है, ये पूरा हिस्सा, ये किसका है, यूनाइटेड किंगडम, और ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अलग देश, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ इंग्लिश चैनल है और यहाँ पे डाबर की संधि है। डाबर की संधि कहाँ पर है सर, एक मिनट दिखा दें सर प्लीज। इंग्लिश चैनल के बगल में इधर देखिए, प्राकृतिक नक्शे में देखिए, फिजिकल मैप में, यहां से यहां। चलिए अब आप पढ़िए, चैनल के बगल में ही। आप पढ़िए, हाँ उसी के राइट साइड में आप पढ़िए मैडम, इसको, आपकी हिंदी अच्छी है ना, हाँ। पढ़िए, देख पा रही है, हाँ बोलिए। सर बहुत धुंधला दिख रहा है, मतलब पढ़ने में अब सही होगी। तो आप इसकी फोटो ले लीजिए, एड्रियाटिक सी, नीचे देखना आप लोग, हाँ इटली के अगल बगल देखो, सब मार्क करो, अभी अपनी एटलस निकाल के तुरंत मार्क करो, यूराल पर्वत, मैं चेक करने आ रहा हूं, कैस्पियन सागर, यूराल, कैस्पियन, काकेशियस, काला, एजियन और एड्रियाटिक, इटली के दोनों आर पार देखो, एशियन, एड्रियाटिक, एजियन और एड्रियाटिक, ये है आपका इटली, इटली, इसके आगे पीछे दोनों तरफ आपको सागर मिलेंगे, मार्क करती चलिए। किसका पार्ट है ये, भूमध्य सागर का, इटली के दोनों तरफ सागर मिल जाएंगे, एजियन और एड्रियाटिक, मिल गए। ऊपर देखिए, इधर काला सागर वगैरह मार्क करो, काला सागर, कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत,
काकेशियस पर्वत किसके बीच में है? कैस्पियन सागर काला सागर के बीच में, ये काकेशियस। सब मार्क कर ले अपने बुक में, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर देखिए आगे बढ़ जाइए, उसके बाद आगे देखिए जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, जिब्राल्टर देखो, जिब्राल्टर स्ट्रेट यहां से नीचे मिलेगा, नीचे नीचे अफ्रीका उसके बीच। सर पुर्तगाल स्पेन के बगल में है। हाँ, और नीचे से मोरक्को आ रहा होता है ना। मिल गया जिब्राल्टर, सबको मार्क करना है। इसके अलावा पश्चिम में जिब्राल्टर जलडमरू यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ती है, ठीक है। बिस्के की खाड़ी, इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर अटलांटिक महासागर के हिस्से हैं। तो ये अलग अलग जगह ढूंढनी है आपको, इंग्लिश चैनल, नॉर्थ सी, नॉर्दर्न सी जो नॉर्वेजियन सी ऊपर की तरफ देखा था आपने, और गल्फ ऑफ बिस्के, इसको भी आपको ढूंढना है यूरोप के नक्शे में। बाल्टिक सागर की दोनों शाखा आपको देखनी है। बाल्टिक सी अभी देखा था, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इसमें आपका दो शाखाएं हैं, बोथनिया की खाड़ी, गल्फ ऑफ बोथनिया अभी मार्क भी कराया था, और फिनलैंड की खाड़ी, गल्फ ऑफ फिनलैंड के साथ उत्तर में प्रवेश करती है, सब ऊपर की तरफ है ये, ठीक है। आर्कटिक महासागर के उत्तर में एक खाड़ी है जिसे श्वेत सागर कहा जाता है, अभी मार्क कराया था, कोना पेनिनसुला के नीचे वाला हिस्सा श्वेत सागर, ठीक है। ग्रीस का प्रायद्वीप, ग्रीस देखना नीचे है, इटली और ग्रीस दो देश हैं जो नीचे की तरफ हैं। ग्रीस का प्रायद्वीप जो है, जिसे बाल्कन प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है, इटली का विस्तार भूमध्य सागर तक है। तो वो बाल्कन स्टेट्स हम कल पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बाल्कन स्टेट्स के अंतर्गत आती है, ठीक है। नीचे ग्रीस, मैडम ग्रीस कौन सा हिस्सा हो गया? हाँ, ग्रीस की राजधानी एथेंस, सुना होगा आपने एथेंस के बारे में। इसके दक्षिण पश्चिम में आइबेरियन प्रायद्वीप है जो स्पेन और पुर्तगाल से बना है। दो देश है स्पेन और पुर्तगाल, पहले पुर्तगाल है फिर स्पेन है, और दोनों जिस पेनिनसुला पे है उसे आइबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं। फिजिकल मैप में लिखा होगा आइबेरिया, आइबेरियन पेनिनसुला, आइबेरिया, आइबेरियन। सर क्रीट द्वीप समूह लिखा है, और है सर क्रीट द्वीप समूह भी लिखा है, कहाँ लिखा है? ग्रीस के पास आप जो बोल रहे हैं ना। यहाँ पे लिखा है कहीं? नहीं सर, मैप में आप वो देख। मैप में तो बहुत सारी चीजें लिखी है, जो आपको मैंने बताया उसको आप मार्क करिए। आइबेरियन पेनिनसुला जहां पे पुर्तगाल और स्पेन है। कुछ नाम फिजिकल में देखने होते हैं, कुछ पॉलिटिकल में, तुरंत आंखें ऊपर नीचे घूमनी चाहिए। मिल गया। और लास्ट में उत्तर पश्चिम में स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप है जिसमें नॉर्वे और स्वीडन है, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, जिसमें हमने पढ़ लिया ऊपर ही। तो कितने पेनिनसुला याद हो जाएंगे आपको, कल पूछूंगा मैं। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, कोला पेनिनसुला, क्रीमियन पेनिनसुला, आइबेरियन पेनिनसुला, ठीक है, और जटलैंड पेनिनसुला और कोला पेनिनसुला। ये 6 के 6 पेनिनसुला कल मैं पूछूंगा। सागर भी पूछूंगा, व्हाइट सागर, गल्फ ऑफ बोथनिया, एड्रियाटिक सी, एजियन सी, ब्लैक सी, सब पूछूंगा कल मैं इस बारे में। काकेशियस पर्वत पूछूंगा, यूराल पर्वत पूछूंगा, याद आ जाएगा। एस्टोनिया, लाटवा, लिथुआनिया, ये तीनों देश याद रखने, बाल्टिक। साथ ही साथ ये भी देखना है कि आपके जो ऊपर कंट्रीज हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीज, यानी कि जो आपकी कौन सी है, स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक कंट्रीज, उनको भी याद रखना है। याद रह जाएगी बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप 9 देशों को और याद कर ले रहे हैं। इसके साथ क्वेश्चन आ रखा है कि ये जो बाल्टिक सागर है इसके साथ सीमा लगाने वाले देश कौन से हैं, क्योंकि मैपिंग में अब 9 देश बनते ही है। बाल्टिक सागर यानी ये गल्फ ऑफ बोथनिया भी उसी के पार्ट में आ रहा है ये। जैसे इसमें ये हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, एस्टोनिया हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, रशिया हो गया, रशिया को भी रखना है, पोलैंड हो गया, और आपका जर्मनी हो गया, और डेनमार्क। 9 देश हो रहे होंगे। इन 9 देशों को भी याद रखना है। हो जाएगा याद? तो तब याद करेंगे तभी कुछ होगा। पढ़ना तो पड़ेगा भाई, ये मेरा पढ़ाने का काम तो एक चीज है, आपको खुद पढ़ना है। खुद किताब नहीं खोलेंगे तो कभी याद नहीं होगा, बार बार उसको देखना है। अभी पढ़ना है, फिर घर जाके रिवाइज करना है, रात को सोने से पहले भी देखना है, तभी रात भर सपने में भी यही आएगा, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे इसको, मिलेंगे आपसे कल। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।